नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए बात करते हैं कि मुंबई इस तरह से पानी में क्यों डूब रही है। क्यों मुंबई समुद्र के किनारे तो है, लेकिन समुद्र के किनारे तो और भी शहर हैं, तो सभी क्यों नहीं डूब रहे हैं, या फिर सभी में पानी का ऐसा खतरा हो गया है। तो आज इधर कुछ सालों से है कि मुंबई में लगातार बारिश होती है और हर बरसात में वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। लगभग तिहाई मुंबई बाढ़ की चपेट में आ जाती है। लगातार स्टैग्नेंट पानी भरा हुआ रहता है, बराबर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और सड़क पर जो खुले मैनहोल होते हैं वो अक्सर डेथ ट्रैप का काम करते हैं। सड़कों पर पानी है, मोहल्लों में पानी है, गलियों में पानी है, खेतों में पानी है। पानी से पेड़ गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां डूब जा रही हैं, गाड़ियों को रास्ता नहीं पता चल रहा है। मुंबई में ऐसा बराबर हो रहा है। बाढ़ नदियों से नहीं आ रही है, ये समुद्र का पानी चला आ रहा है। और हम जानते हैं कि समुद्र का पानी सलाइन होता है। एक बार समुद्र का पानी मिट्टी में पकड़ ले, मिट्टी में आ जाए, तो उसके बाद ये मिट्टी की क्वालिटी को बदल देता है। उसके बाद आप जो नॉर्मल वेजिटेशन करते थे उस मिट्टी में वो नहीं होगा। या तो मिट्टी में ऐसा खारापन आ जाएगा जो कि समुद्र जैसा हो जाएगा, या तो फिर समुद्री पानी और फ्रेश पानी के बीच बीच की क्वालिटी उसमें आ जाएगी। तो इस खारापन के चलते वेजिटेशन पर असर होगा, बागवानी पर असर होगा, गार्डनिंग पर असर होगा, सभी पर असर होगा। क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी अगर बदली तो फिर आपको पौधों की क्वालिटी भी बदलनी पड़ेगी, आपको वेजिटेशन भी बदलना पड़ेगा। वो चीज़ें तो नहीं उगेंगी जो कि पहले उगती थी। तो मुंबई में पानी ठेल करके चला आ रहा है। मरीन ड्राइव जो है वो मोहल्लों के साथ मिल जाता है। तो इस तरह की बारिश कैसे है और मुंबई की ऐसी हालत क्यों है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगलों में पानी घुस आया, उन्हें अपना बंगला खाली करके कहीं और जाना पड़ा। मालूम हुआ कि उनकी गाड़ियां डूब गईं, उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। और इस प्रकार के कितने ही घर होंगे जिन्हें नुकसान हो गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैनहोल या पॉट होल्स कहाँ हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी है, इसलिए पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर मैनहोल्स है। लोग उसमें गिर जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो अब मुंबई जैसी औद्योगिक महानगरी में उद्योग धंधों का केंद्र है वो भारत का, वहाँ पर ऐसी बारिश होगी और इस तरह से डूबेगा तो फिर तो काफ़ी, ये तो एक राष्ट्रीय क्षति है। वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये तो राष्ट्रीय क्षति है कि इस तरह से अस्त व्यस्तता आ जाए। तो आखिर ऐसा क्यों है। अब आप देखिए, मुंबई समुद्र के किनारे है। मुंबई एक तरह से टापू ही है और इसका जो हाइट है सी लेवल से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि 15 साल पहले ऐसी बारिश नहीं थी और अब ऐसा वही बारिश अब ज़्यादा कहर बरपा कर रही है। तो इसके पीछे कारण हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का नाम हम सुन रहे हैं, पिछले 10-15 वर्षों से ही ये नाम ज़्यादा आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बहुत कारण से, और बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत कारणों से समुद्र का पानी ऊंचा उठ रहा है। क्यों समुद्र का पानी क्यों ऊंचा उठ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, पोल्यूशन के कारण हो, तो ये समुद्र का पानी ऊंचा कैसे आ जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखिए कि थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, तो इसका असर एटमॉस्फेयर पर होगा। हवा थोड़ी सी गर्म होगी। अब आप देखिए, हर तरफ चिमनियां हैं जो धुआं उगल रही हैं। बहुत ज़्यादा थर्मल पोल्यूशन है, काफ़ी ताप निकल रहा है औद्योगिक घरानों से, और काफ़ी फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जो फॉसिल से बनते हैं, एक समय जो जीवित थे
पेड़ पौधे, एनिमल्स, उनसे जो ईंधन बनता है हजारों लाखों साल के बाद, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के जलने से जो धुआं बनता है और थर्मल एमिशन होता है, गर्मी जो निकलती है, उससे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। कोयला जलता है, पेट्रोलियम जलता है, डीजल जला रहे हैं, ये सारे के सारे ये फॉसिल फ्यूल हैं। तो इन्हें हम निकाल ले रहे हैं ज़मीन के अंदर से और हम इन्हें जलाते हैं, हम इनसे ऊर्जा का स्रोत बना लेते हैं। तो इनके छूटने से, इनके जलने से जो गर्मी निकलती है, जो एमिशन होता है, वो एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। और एटमॉस्फेयर को जब गर्म करता है तो ये गर्म एटमॉस्फेयर, जैसे कि हम जानते हैं कि तालाबों से, नदियों से, समुद्र से लगातार पानी उठता रहता है और इससे बादल बनते हैं। तो ये बादल पहले एक तरह का फिक्स्ड, वर्ल्ड ओवर एक फिक्स्ड, लगभग फिक्स्ड साइकिल था कि यहाँ इतनी बारिश होती है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में इतनी बारिश होती है। ये पहले फिक्स हुआ करता था लगभग। इस राज्य में 1000 मिलीमीटर की बारिश होती है, इस राज्य में 1600 की बारिश होती है, चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश होती है। ये सारे पहले फिक्स हुआ करते थे, सारे के सारे सैंपल्स हमारे फिक्स होते थे। ये नेचुरल सैंपल थे जो कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स थे। लेकिन अब क्या है, अब है कि ये बारिश जो है, ये बारिश का पैटर्न बदल रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ पानी का इवापोरेशन, मतलब पानी का भाप बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ज़्यादा भाप अब बनती है। ज़्यादा भाप बनने के कारण ये बादल ज़्यादा घने बनते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के कारण जहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट होगा या कम प्रेशर वाला इलाका होगा, वहाँ पर बादल ज़्यादा पहुँचेंगे और वहाँ पर बारिश भी अधिक होगी। तो ये कहाँ पर होगा? तो बादल कहाँ बनते हैं? सबसे ज़्यादा समुद्र के ऊपर बनते हैं, क्योंकि समुद्र पानी का बहुत ही बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा भंडार है। तो समुद्र के ऊपर बादल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और फिर उसके बाद ये घने बादल कोस्टल एरिया पर, जहाँ पर कि कम प्रेशर पाएंगे, वहाँ पर ये बरस जाते हैं। पहले भी बरसते थे और आज भी बरसते हैं, लेकिन पहले इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। और आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया है और इस कारण वहाँ पर बादल ज़्यादा होंगे और बारिश ज़्यादा होगी। मुंबई में यही घटना हो रही है। मुंबई चूँकि कोस्टल एरिया है, वो समुद्र तल के करीब भी है और मुंबई में गर्मी भी है। गर्मी होने के कारण वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट आसानी से बन जाता है। तो इस लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर जब घने बादल पहुंच जाते हैं, पहले के बनिस्पत ज़्यादा घने बादल पहुंचते हैं, तो सारे के सारे बरस पड़ते हैं। और इस घटना को इकोलॉजी में या पर्यावरण विज्ञान में हेवी रेन कहते हैं, जहाँ पर कि अनयूजुअली बहुत ज़्यादा बादल बन जाए और बगल में जाके बरस जाए। तो मुंबई में यही हो रहा है, अनयूजुअली बहुत घने बादल बन रहे हैं और जा कर के बरस जा रहे हैं। इस कारण वहाँ पर ऐसी बारिश है और इस कारण मुंबई जो है पानी की मार झेल रही है। और दूसरी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग से हेवी रेन के अलावा दूसरी घटना भी होती है, वो है कि पानी का गर्म होना। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो उससे लगा हुआ पानी भी थोड़ा गर्म होगा। यानी कि अगर मुंबई में गर्मी ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण या जो कहें, जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे लग गए और वहाँ की हवा गर्म हो गई, तो उससे लगी हुई समुद्र की हवा भी गर्म हो जाएगी। तो समुद्र की हवा गर्म होने से समुद्र का पानी भी गर्म हो जाएगा और थोड़ा सा भी पानी गर्म होने से हम जानते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। पानी गर्म होता है, पानी गर्म होगा तो वो फैलेगा। हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठोस का भी होता है, द्रव यानी लिक्विड का भी होता है और गैस का भी एक्सपेंशन होता है। अगर उसे गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो
समुद्र का पानी भी थोड़ा फूल जाता है। अब ये फूलेगा समुद्र का पानी तो कहाँ से फूलेगा, नीचे तो जाएगा नहीं, वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब आप समझिए कि समुद्र का पानी आधा इंच भी अगर ऊपर आ गया तो कोई वाहन अगर उससे लगा हुआ है तो ये आधा इंच भी कितना असर डालेगा। आधा इंच का मतलब भी करोड़ों गैलन पानी का बढ़ जाता होता है, वॉल्यूम का बढ़ जाना होता है। ये करोड़ों गैलन जो बढ़ गया ये कहाँ जाएगा, अंत में बड़ी आसानी से मुंबई में घुस आएगा। अब मुंबई में क्या है, नीचे से समुद्र का पानी और ऊपर से हेवी रेन का पानी। इन दोनों पानी के स्रोतों ने मुंबई को तबाह कर रखा है और इसी कारण कहा जाता है कि मुंबई डूब रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो मुंबई का खतरा भी बढ़ता रहेगा और साल दर साल ये समस्या बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी से ही रोकथाम की ज़रूरत है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि जहाँ ये चर्चा होती है कि ये मुंबई में ऐसी बाढ़ आ रही है, साल दर से बारिश है, हर जगह पानी लगा है, तो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई यानी कि एमसीडी को दोषी ठहराने लगते, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कंप्लेंट करने लगते। अब ये बताइए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना मैनेजमेंट कर सकती है, पानी का इंटरनल मैनेजमेंट कर सकती है। हेवी रेन और समुद्र से आते हुए पानी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं मैनेज कर सकती है, ये उसका काम भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए उसको दोषी भी नहीं ठहराना चाहिए, उसको नहीं ब्लेम करना चाहिए, ये उसका काम नहीं है। वो नालियों के पानी को मैनेज कर सकती है, डोमेस्टिक जो एमिशन है उसको मैनेज कर सकती है, कूड़े कचरे को मैनेज कर सकती है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई इतना कुछ नहीं कर सकती है। ये उसके परव्यू में नहीं आता है। ये तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोब से यानी दुनिया से संबंध है। तो इसलिए जब तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ी पॉलिसी नहीं बनती है, बड़ी पॉलिसी बना करके दुनिया के सारे देश मिलकर के समुद्र की चिंता करें और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की चिंता करेंगे, तभी जाकर के इस तरह की समस्या का निदान होगा। और खाली मुंबई की गर्मी के कारण ही ऐसा नहीं है। मुंबई से लगा हुआ समुद्र अगर गर्म हो रहा है तो ये और भी देशों की सब मिली जुली कारस्तानी है। हवा गर्म है तो सिर्फ एक शहर को हम दोष नहीं दे सकते, सभी के सभी दोषी हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा एक कम से कम संसार के सारे देशों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि ये ग्लोबल वार्मिंग पर रोकथाम लगे, वरना मुंबई इसी तरह से डूबती रहेगी और मुंबई की जनता परेशान होती रहेगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई लोकल अथॉरिटीज़ के बस की बात नहीं है। इसमें तो भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि सारे देश सहमत हो। फिर भी थोड़ा बहुत हम कदम उठा सकते हैं, वो कदम तो भारत सरकार को ही उठाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए बाकी उपाय करने होंगे जिससे कि हवा और पानी इस तरह से गर्म ना हो और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रकृति से तालमेल बिठाते हुए ले चलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।